हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखो भाई, इंग्लिश ग्रामर में किसी भी बात को कहने के दो तरीके हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच में जो कोटेड स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच को हम लोग कोटेड स्पीच भी कहते हैं, यानी कि जो बात कहने वाले ने कही है उसी बात को सेम टू सेम कह देना। इट इन्वॉल्व्स कोटिंग एग्जैक्ट वर्ड अटर्ड बाय द पर्सन विद इन इन्वर्टेड कॉमा और क्वेश्चन मार्क। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या इंक्लूड होगा? डायरेक्ट स्पीच का मतलब होगा इन्वॉल्व्स कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड, जो वर्ड्स जो कहने वाले ने कहे, स्पीकर ने, उस वाले वर्ड्स को सेम टू सेम कह देना, लेकिन ये होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। लेकिन ये कहाँ होगा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रखा है। फॉर एग्जांपल, शी सेड आई वॉन्ट बी कमिंग होम टुनाइट। उसने कहा कि आज रात मैं घर पर नहीं आऊँगी। तो देखिएगा, शी सेड, उसने कहा, आज रात मैं घर पर नहीं आऊँगी। आई वॉन्ट बी कमिंग होम टुनाइट। ठीक है, यानी कि जो बात उसने कही, तो मैंने आपको बता दिया कि ये बात उसने कही, और उसने क्या कही ये बात भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसको कहाँ किया? इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है। आप देखेंगे, शी सेड ये बाहर है और शी सेड के बाद से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ये सारी की सारी चीज़ें हैं। दूसरा एग्जांपल, टॉम सेड, टॉम ने कहा, देयर इज़ अ टाइगर आउटसाइड द विंडो। विंडो के बाहर एक टाइगर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। और देखिएगा, देयर इज़ अ टाइगर आउटसाइड द विंडो, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, और टॉम सेड ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगी वो होगी रिपोर्टेड वर्ब। वो क्या होगी? रिपोर्टेड वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगी वो होगी रिपोर्टेड स्पीच। वो क्या होगी? रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, यानी कि ही सैड, ये क्या है? रिपोर्टेड वर्ब है। टॉम सैड, ये क्या है? ये रिपोर्टेड वर्ब है। लेकिन आई वॉन्ट बी कमिंग होम टुनाइट, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। और दूसरा, देयर इज़ अ टाइगर आउटसाइड द विंडो, ये भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यानी कि ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड वर्ब में क्या होगा? किसने कहा, किससे कहा, किसने कहा, किससे कहा, वो चीज़ें बाहर आएंगी रिपोर्टेड वर्ब में। और क्या कहा, क्या कहा, वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में कुछ पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच, इसके बाद से बारी आती है इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? जो बात कहने वाले ने कही है उसको अपने शब्दों में कोट करना है। ठीक है, अपने शब्दों में कहना है। इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच ऑन द अदर हैंड डज नॉट हैव टू बी विद इन कोट्स। इसको कोट के अंतर्गत नहीं रखना है, मतलब कि जैसा उसने कहा है वैसा ही आपको नहीं बताना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, शी टोल्ड हिम दैट शी वॉज हैप्पी। उसने कहा कि वो खुश है। लेकिन अगर अल्टीमेटली देखें तो उसने कहा क्या होगा? उसने कहा होगा मैं खुश हूँ। लेकिन अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? शी टोल्ड हिम दैट शी वॉज हैप्पी, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज टायर्ड। ठीक है, अब आप देखेंगे, नोट दैट द वर्ब टेंस नेसेसरली चेंज रिपोर्टेड स्पीच। दिस इज़ बिकॉज व्हेन वी रिपोर्ट स्पीच वी आर टॉकिंग ऑब्वियसली about something that was said in the past.
सो इट बिकम्स नेसेसरी टू यूज़ द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। यानी कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होने वाला है उसमें अक्सर पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। जो ये इनडायरेक्ट स्पीच है इसमें अक्सर पास्ट टेंस का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने का ये एक बेहतर तरीका हो सकता है। डायरेक्ट स्पीच से कन्वर्जन होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो रिपीट द वर्ड स्पोकन। डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, जो वर्ड कहे गए हैं वही वर्ड आप सेम टू सेम कह रहे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, रिपोर्ट द वर्ड स्पोकन। जो वर्ड कही गई है उसको अपने शब्दों में बताना है। इसमें क्या है, रिपीट, और इसमें क्या है, रिपोर्ट। रिपीट का मतलब क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपीट हो जाता है, और रिपोर्ट का मतलब क्या है, वो चेंज होके बताते हैं हम उसको। 6 स्टेप प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या है, रिमूव द कॉमा एंड कोटेशन मार्क। कॉमा हटा दो और कोटेशन मार्क हटा दो। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे कि राम सेड टू मोहन, तो क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मोहन हो जाएगा। ठीक है, और फिर थर्ड पॉइंट में क्या है, यूज़ कंजंक्शन। उसमें आप क्या डालो, कंजंक्शन डालो। कंजंक्शन का मतलब है कि दोनों को जोड़ो। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उसमें दैट लगा करके मैंने जोड़ा था। फिर चौथा, चेंज द प्रोनाउन। अब प्रोनाउन चेंज करो। भाई किसके लिए क्या चीज़ हो रही है, जैसे कि राम सैड आई वॉज हैप्पी, तो अब क्या हो जाएगा, राम सैड आई एम हैप्पी, तो क्या हो जाएगा, राम सैड दैट ही वॉज हैप्पी। तो आई को हमने किस में चेंज कर दिया, ही में चेंज कर दिया, यानी कि प्रोनाउन को चेंज कर दिया। फिर पांचवा, चेंज ऑफ टेंस। टेंस को चेंज करो। और फिर एवरी एडवर्बियल बिकम डिस्टेंस एडवर्बियल। जो नियर एडवर्बियल होंगे वो डिस्टेंट एडवर्बियल बन जाएंगे, यानी कि जो दिस होगा वो दैट में चेंज हो जाएगा, और जो दीज होगा वो दोज में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखिएगा, कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं जो कि आपको करने हैं। भाई ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सम स्पेसिफिक चेंजेस, ये चेंजेस तो होंगे ही होंगे। डायरेक्ट में अगर हेयर है तो इनडायरेक्ट में देयर हो जाएगा। हेयर आफ्टर, देयर आफ्टर, दिस दैट, दीज दोज। ठीक है, एगो बिफोर, दस सो, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, yesterday the day before or the previous day, tomorrow the next day or the following day, last week the week before the previous week, next week the week after or the following week, last month the month before or the previous month, next month a month after, hither, thither, hence और thence। ये आपको कुछ स्पेसिफिक चेंजेस मिले हैं और ये चेंजेस आपको करना ज़रूरी है, और ये चेंज जब आप करेंगे तब आपको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। ठीक है, फिर इसके बाद से हम आगे की कुछ बात करते हैं। अब ये जो है, ये अभी हमने जब दूसरा स्टेप पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि प्रोनाउन को चेंज करो। किसको चेंज करो, प्रोनाउन को चेंज करो। तो भाई प्रोनाउन चेंज करने का एक फ़ॉर्मूला क्या होगा, प्रोनाउन चेंज करने का फ़ॉर्मूला होता है सन अपॉन में 1 2 3, सन अपॉन में 1 2 3, यानी कि S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो चेंज। ठीक है बेटा, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो चेंज। ठीक है, और फर्स्ट ये 1 जो है ये किसके लिए होगा, 1 जो होगा फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड जो होगा सेकंड पर्सन के लिए, और थर्ड जो होगा वो थर्ड पर्सन के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या होगा, अगर आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ ये है, वी, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ ये है, यू, योर, योर्स, यू, योर सेल्फ, योर सेल्फ, ही, हिज, हिज, हिम, हिमसेल्फ, शी, हर, हर सेल्फ,
दे, देयर, देयर्स, देम, देमसेल्व्स, ये सारे के सारे कुछ शब्द होंगे जिसको हमें चेंज करना है। ठीक है, इन सारे शब्दों को हमें चेंज करना है। तो यानी कि अब आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट जो होगा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट जो होगा वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। अब आप देखिएगा थर्ड पर्सन कौन कौन है, यहाँ पर हम लोग आते हैं, इनमें ज़रा हम कैटेगराइज करते हैं। तो ही, शी और दे, ये क्या हैं? थर्ड पर्सन है भाई, बोलो, है थर्ड पर्सन। फिर इसके बाद से यू जो है वो क्या है? वो है सेकंड पर्सन, है ना। और फिर आई और वी, ये क्या हैं? फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन जो होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर डायरेक्ट स्पीच में ही है तो ही का ही रहेगा, शी है तो शी का शी ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। और बाकी अगर आई है तो हमें देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे कि राम सैड टू मी आई एम गोइंग टू आगरा, राम ने मुझसे कहा कि मैं आगरा जा रहा हूँ। राम सैड आई एम गोइंग टू आगरा, राम सैड आई एम गोइंग टू आगरा। तो अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पर? राम सैड, राम है यहाँ पर सब्जेक्ट और यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन है। तो अब मैं चेंज करूँगा इसको राम के अकॉर्डिंग। कैसे? राम ने कहा मैं आगरा जा रहा हूँ, तो अब इसको अगर मैं अपने शब्दों में कहना चाहूँगा तो कैसे कहूँगा? तो मैं अपने शब्दों में ऐसे कहूँगा कि राम सैड दैट, अब राम मेरे लिए क्या है? थर्ड पर्सन हो गया ना। ही वॉज गोइंग टू आगरा, ही वॉज गोइंग टू आगरा। समझ में आया? इस तरीके से ये चेंज होगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग आगे। अब देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है कि किस तरीके से हम अपने वाक्यों को समझेंगे और टेंस का जो परिवर्तन होगा वो कैसे करेंगे, टेंस में जो चेंजेस हैं वो कैसे कैसे होंगे। तो देखिएगा टेंस आपको पता होना चाहिए, इसके लिए आपको टेंस चार्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट होगा वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, और अगर कोई टेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हो जाएगा। पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, फ्यूचर में है तो ठीक है, फ्यूचर के साथ विल है और फ्यूचर टेंस है तो यानी कि विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, और बेयर इन्फिनेटिव लगेगा, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होगा उसके अकॉर्डिंग। कैन है तो कुड में, हैव टू है तो हैड टू में, इम्पेरेटिव है तो इन्फिनेटिव में। जैसे कि इम्पेरेटिव इन्फिनेटिव में कैसे चेंज हो जाएगा? जैसे कि राम सैड हेल्प मी। अब ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना भाई, क्योंकि भाई राम ने क्या कहा है? हेल्प मी क्या है? एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो अब जरा मैं इसको जब चेंज करूँगा तो कैसे करूँगा? राम रिक्वेस्टेड, है ना भाई, उसने क्या की है? मेरे से विनती की है ना, टू हेल्प हिम, कि मैं उसकी मदद करूँ। राम रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, राम रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें होंगी। अब देखिएगा आगे, आपके पास कुछ एग्जाम्पल है वो आपको पढ़ने हैं। जैसे कि नाव का देन में चेंज हो जाएगा, तो देखिएगा आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड नाउ, तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट द चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड देन, नाव का क्या हो गया? देन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद से टुडे का दैट डे में हो जाएगा, आई हैव गॉट अ पियानो लेसन टुडे, तो क्या हो जाएगा? शी सेड दैट शी हैड गॉट अ पियानो लेसन दैट डे। हेयर का हो जाएगा देयर में, पुट द बॉक्स हेयर, ही टोल्ड अस टू पुट द बॉक्स देयर। दिस का हो जाएगा दैट में, आई शैल बी वेरी बिजी दिस वीक, शी सेड दैट शी वुड बी वेरी बिजी दैट वीक।
टुमारो का हो जाएगा द फॉलोइंग डे, या फिर द नेक्स्ट डे, या फिर द डे आफ्टर। आई विल लीव फॉर न्यूयॉर्क टुमारो। इसके बाद से द फॉलोइंग, द नेक्स्ट वीक जो होता है वो द फॉलोइंग वीक, द नेक्स्ट वीक, या फिर द वीक आफ्टर में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आई हैव एन अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीक, तो इसका हो जाएगा शी सेड दैट शी हैड एन अपॉइंटमेंट द फॉलोइंग वीक। फिर इसके बाद से यस्टरडे का एग्जांपल है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में हो जाएगा। लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक और द वीक बिफोर। एगो का प्रीवियसली और बिफोर में होता है, ठीक है। जैसे कि एगो का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, द लेटर केम अ फ्यू डेज एगो, तो इसका हो जाएगा ही सेड दैट द लेटर, ही सेड द लेटर हैड कम अ फ्यू डेज बिफोर। टुनाइट का हो जाता है दैट नाइट। सिंपल सा है ये, ठीक है। आपको कुछ और चीज़ें भी दे रखी हैं। अब ये चीज़ समझना है, अभी हमने चेंजेस के बारे में पढ़ा है, अब हम ये पढ़ेंगे कि चेंज कब कब नहीं होंगे, ठीक है। चेंज कब कब नहीं होंगे, देखिएगा। नो चेंज टेक्स प्लेस, कोई चेंज नहीं होगा। कब कब नहीं होगा कोई चेंज, देखिएगा। द इंट्रोडक्टरी वर्ब इज़ इन प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर। जो इंट्रोडक्टरी वर्ब है वो किस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए या फिर फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज आई विल कम, वो कहता है। सेज का मतलब क्या हो गया, कहता है, ठीक है ना। आई विल कम, तो ये देखिएगा प्रेजेंट टेंस में है। ये जो रिपोर्टेड वर्ब है, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है या ये फ्यूचर टेंस में है, तो ही सेज का ही सेज ही रहेगा, दैट ही विल कम, यानी कि आई का जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, आई का ही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन बाकी का जो टेंस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। विल कम है तो विल कम ही होगा, ठीक है। इसके अलावा जनरल ट्रुथ जो होते हैं वो भी चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो इसका क्या हो जाएगा, द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। टाइम क्लॉज कभी भी चेंज नहीं होता है। ही सेड हिज पेरेंट्स डाइड वाइल ही वॉज स्टिल एट स्कूल, क्योंकि भाई ये तो घटना बीत चुकी है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट हिज पेरेंट्स डाइड वाइल ही वॉज एट स्कूल। द सेकंड और थर्ड कंडीशनल, सेकंड और थर्ड कंडीशनल कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि इफ़ वी वॉन द लॉटरी, इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इफ़ ही वॉन द लॉटरी, ठीक है। फिर सब्जेक्टिव कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जैसे द चिल्ड्रन सेड वी विश वी डिड नॉट हैव टू टेक एग्ज़ाम। द चिल्ड्रन सेड दैट दे विश्ड दैट दे डोंट हैव टू टेक एग्ज़ाम। किसी चीज़ को जब हम रिपोर्ट करते हैं, व्हाट डिड द टीचर से, तो ही सेज वी शुड राइट आवर लेसन्स केयरफुल्ली, ठीक है। यानी कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये चेंज नहीं होंगी। देखिएगा, ही सेड एन माइट रिंग टुडे, तो ही सेड दैट एन माइट रिंग दैट डे। टुडे का तो दैट डे हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें नो चेंज ऑफ टेंस, इसमें क्या हो रहा है, नो चेंज ऑफ टेंस। आप नोटिस करेंगे टेंस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है क्या, टेंस तो वही का वही रह रहा है। और जो वो है सब्जेक्ट को हमको पहचानना है, इसमें नो चेंज ऑफ टेंस, टेंस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद से आपके पास और भी एग्जाम्पल हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलेगी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड आस्क्ड, मेरे मित्र ने मेरे से पूछा, माई फ्रेंड आस्क्ड,
माई फ्रेंड आस्क्ड। हाउ आर यू, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बन गया, माई फ्रेंड आस्क्ड हाउ आई वॉज। इसमें क्या बन गया, हाउ आई वॉज। देखो भाई, इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी खास बात होती है उसमें जो सब्जेक्ट होता है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो बाद में होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, बाद में होता है। किसके बाद में होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में होता है। लेकिन हमको इसको इंटेरोगेटिव रहने नहीं देना है, क्योंकि हमने पहले ही सीखा हुआ है कि जो इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे उसमें क्वेश्चन मार्क तो लगना ही नहीं है, कोई भी पंचुएशन नहीं लगनी है, केवल फुल स्टॉप लगनी है। तो इसका मतलब है कि इंटेरोगेटिव को एफर्मेटिव या नेगेटिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट को पहले करना पड़ेगा, है ना, और फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब करनी पड़ेगी। यही तो बात है। तो देखिएगा, इसमें देखिएगा, ये सब्जेक्ट बाद में है और हेल्पिंग वर्ब पहले है, आर पहले है और यू बाद में है। तो हमने इसको चेंज कैसे कर दिया, हमने चेंज कर दिया, आई पहले कर दिया और वॉज बाद में कर दिया, यानी कि सब्जेक्ट पहले कर दिया और हेल्पिंग वर्ब बाद में कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस चेंज हो जाएंगे। इसके प्रोसेस पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रोसेस क्या है, पुट द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब, सब्जेक्ट को वर्ब से पहले रखो। चेंज द प्रोनाउन यू टू आई, जॉइन द क्लॉज हु, वेयर, हुम, वाई, व्हेन, हाउ, और फिर उसके बाद से एडजस्ट सेकंड वर्ब टू द टाइम फ्रेम ऑफ द फर्स्ट वर्ब। सेकंड वर्ब को टाइम के हिसाब से, यानी कि जो टेंस है उसके हिसाब से चेंज कर दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी नरेशन के लिए। और ये नरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, स्टोरी राइटिंग करते टाइम पे ये बहुत काम आता है, आर्टिकल लिखते टाइम पे ये बहुत काम आता है, रिपोर्ट राइटिंग करते टाइम पे ये बहुत काम आता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्लिश का टॉपिक है जो कि आगे की क्लासेस में भी हमारे काम आता रहता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आप लोगों को अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। तेरे में